तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं अपने फिजिक्स का सेट नंबर 16। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे जो अभी चल रही है वो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज चल रही है। तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा दोस्त, नाभिकीय भौतिक मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स मिलेगा। ठीक है, आरआरबी ने अभी तक के दोस्त इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको आज हम देखेंगे एक एक करके। तो दोस्त बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा, क्योंकि दोस्त इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, एक एक करके हम क्या करते हैं कि नाभिकीय भौतिक से क्वेश्चन को देखते चलते हैं जो पूछे गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए दोस्त। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं किससे, नाभिकीय संलयन से। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए उसमें क्या होता है, सूर्य में अरबों हाइड्रोजन क्या करते हैं कि नाभिकीय संलयन में भाग लेते हैं और वो हाइड्रोजन क्या होता है कि हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत काफी मात्रा में ऊर्जा जो है विमुक्त होती है और वही ऊर्जा जो है पृथ्वी तक की हमें प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो सूर्य में जो है ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन की वजह से। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्त ये क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन आखिर किसकी प्रक्रिया है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ना परमाणु विखंडन कह दिया है। तो परमाणु विखंडन, विखंडन के नाम से ही पता चलता है कि परमाणु के नाभिक टूट गए होंगे या टूटने से ही जो है क्या होता है कि जो प्रक्रिया होती है वही परमाणु विखंडन होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका सेकेंड नंबर होगा। क्या, एक भारी परमाणु नाभिक के क्या होता है उपखंडों में टूटना ही क्या होता है कि परमाणु विखंडन कहलाता है। ठीक है, तो इसको जैसे कि आप पढ़े होइएगा ना कि नाभिकीय विखंडन पढ़े होइएगा, तो उसमें क्या होता है कि भारी नाभिक जो है टूट करके जो छोटे छोटे नाभिकों में बदल जाते हैं, वही तो जो है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय संलयन होता है कि दो छोटे छोटे जो है नाभिक जुट करके एक बड़े नाभिक का परमाणु का निर्माण करता है, वही ना होता है। तो दोस्त इसी तरह से है ये भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है। जी हाँ, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है ये कह रहा है। देखिए प्लाज्मा जो बनता है वो हाई टेम्परेचर से बनता है, जान लीजिए। काफी उच्च टेम्परेचर, काफी हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर होगा कि उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि तारों में प्लाज्मा बनने का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य है, अपना सूर्य है, सूर्य के केंद्र में जो है जान लीजिए कि लगभग टेम्परेचर जो होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उसमें काफी हाई होता है, तो वहां क्या होता है कि प्लाज्मा, सूर्य के केंद्र में क्या होता है कि प्लाज्मा उपस्थित होता है। ठीक है, और जान लीजिए कि यह प्लाज्मा जो होता है अपने पृथ्वी पर कहीं भी उपस्थित नहीं होता है, पृथ्वी पर कहीं नहीं है। पृथ्वी पर हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये सब चीजें है, लेकिन प्लाज्मा अपने पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी से बाहर जाइए, जैसे कि तारा हो गया, तारा में भी क्या होता है हाई टेम्परेचर होता है, उसमें भी प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है वो प्लाज्मा जो होता है सो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सूर्य तारों में ये सब चीजें जो है क्या होता है कि प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड जो कैडमियम रॉड दे दिया है उसका काम क्या होता है। तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा दे दिया। सीधा अगर ये भी दे देता रहा कि परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड का क्या काम है, ये दे देता रहा तो बहुत अच्छा था, क्योंकि क्वेश्चन में नियंत्रक रॉड दे दिया। नियंत्रक रॉड कहने का मतलब सीधी सी बात है कि वह नियंत्रण करने का ही काम करता है। किसको नियंत्रण करता है, तो परमाणु रिएक्टर में जो नाभिकीय रिएक्टर होते रहता है, चयन प्रक्रिया होती रहती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो या दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड का क्या काम होता है। तो ये क्या करता है ना कि परमाणु रिएक्टर में जो रिएक्शन की अभिक्रिया, रिएक्शन होते रहता है उसको कंट्रोल करता है और उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको अपने अंदर क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि चयन प्रक्रिया जो होती है, रिएक्शन की प्रक्रिया जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, एनटीपीसी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो सही है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एटम बम का जो आविष्कार किया था, परमाणु बम का जो आविष्कार किया था, जान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर क्या जे रॉबर्ट ओपेन हाइमर साहब ने किया था ये परमाणु बम का निर्माण। ठीक है, दूसरा नंबर जान लीजिए कि आपको कभी कभी ये भी पूछ देता है, इनके बारे में पूछ देता है। ये थर्ड नंबर जो है अपना सैमुअल कोहन के बारे में, कि सैमुअल कोहन जो है जान लीजिए कि क्या किए थे, उन्होंने न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। किसका? न्यूट्रॉन बम की। ये कभी कभी पूछ देता है। दूसरी जान लीजिए कि चौथा नंबर भी काफी पूछे जाते हैं, ये सैमुअल कोल्ट के बारे में। तो सैमुअल कोल्ट साहब जो थे वो रिवॉल्वर का खोज किए थे। रिवॉल्वर जानते होइएगा, उसी का खोज जो है ये सैमुअल कोल्ट साहब ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नाभिकीय विखंडन के मंदक के कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य कौन करता है ये पूछ रहा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। जान लीजिए कि नाभिकीय विखंडन में जो मंदक का काम करता है वो भारी जल भी करता है, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। ग्रेफाइट भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों करता है, इसको पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है। ये भारी जल आपका, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, तो पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये चीज कर रहा है कि भारत में पहले जो है क्या हुआ था कि सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? ठीक है, जो भारत में पहला जो है परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नेम क्या था? दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ऑप्शन में। पहला तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑपरेशन शक्ति था, दूसरा में स्माइलिंग बुद्धा था, तीसरा में कहता है कि लाफिंग बुद्धा था, या चौथा में आपको कह रहा है कि ऑपरेशन तिरजा था, विजय था। कौन था? बहुत अच्छा है। देखिए भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? जान लीजिए कि ये जो किया गया था 18 मई 1974 को किया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? अपने इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। उसी समय परमाणु परीक्षण का पहला सफल परीक्षण किया गया था। उस समय जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नेम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि स्माइलिंग बुद्धा 1974 में राजस्थान में ही किया गया था। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। उस पे जो है कौन जो है आधारित है ये हमें इसमें बताना है। तो देख लीजिए ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो आधारित होता है ये हाइड्रोजन बम होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन बम। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कई बार ये क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं दोस्त, ये चीज है देखिएगा। हाँ, अगला नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि आईएईए का पूरा मतलब काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है ये? तो पहले तो जान लीजिए कि आईईए का जो है पूरा नाम क्या होता है। दोस्त आईएईए का पूरा जो नाम होता है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है जान लीजिए। ये एक तरह का एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में ये काम करती है। क्या काम करती है? देखिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है सबके पास क्या है कि न्यूक्लियर पावर है। सबके पास क्या है? न्यूक्लियर पावर है, परमाणु बम है। सबके पास नहीं है, मतलब कि कुछ देशों के पास है। तो ये क्या करता है ना कि शांति प्रदान करता है कि भाई जब भी युद्ध हो तो आप ऐसा ना कीजिए कि छोटी मोटी बातों पर क्या कीजिए कि परमाणु बम या न्यूक्लियर बम जाकर के छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा। लड़ाई होता है, चलिए ठीक है, जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा था, तो ये मतलब कि शांतिपूर्ण जो है क्या करता है कि बढ़ावा देने का काम करता है। न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करता है कि जल्दी उपयोग कोई ना करे, इसलिए पूरे विश्व भर में यह एजेंसी काम करती है, सबको सलाह देने का काम करती है। सब इसका बात भी मानता है कि नहीं ये जो कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर कोई देश उस चीज का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या होता है कि कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्या है कि ये शांति प्रदान करने का काम करता है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, जितने भी इससे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
देख लीजिए, कहता है कि 1998 में 1998 में क्या हुआ था कि भारत में जो है पोखरण परीक्षण जो है किया गया था। ठीक है, परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय उसका कोड क्या था? देखिए, एक तो आपको हम बता दिए कि 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में, जिसका आपका स्माइलिंग बुद्धा नाम था। लेकिन दूसरा भी परीक्षण किया गया था 1998 में। उस समय जो है परीक्षण किया गया था, तो उसका कोड का नाम क्या था, यही इसमें जो है पूछा जा रहा है। कई बार जो है एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, देखिए उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, उसी समय क्या हुआ था कि 1998 में पोखरण में राजस्थान में क्या हुआ था कि दूसरा परीक्षण सफल किया गया था। और उस समय जो उस कोड दिया गया था परमाणु परीक्षण का, वो कोड दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑपरेशन शक्ति। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि चीन ने क्या किया है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन के लिए क्या हुआ है कि तकनीकी का प्रयोग किया है। उस तकनीकी में क्या उपयोग किया है जिसके वजह से चीन ने जो है आर्टिफिशियल सन बनाया है। कुछ दिन पहले, आप 1-2 साल पहले सुने होइएगा न्यूज में कि चीन ने क्या किया है कि सूर्य का निर्माण कर लिया है, सूर्य को बना लिया है। ये सुने होइएगा। तो वो जो है कहता है कि किस तकनीकी का यूज करके जो है सूर्य का निर्माण किया है। देखिए सिंपल सी बात है, सूर्य में जो है क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होता है। तो वही काम चीन ने भी किया था कि नाभिकीय संलयन के आधार पे ही क्या किया है कि एक आर्टिफिशियल सन का निर्माण कर लिया था। ठीक है, किसका? आर्टिफिशियल सन, नाभिकीय संलयन के आधार पे। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल सन का जो निर्माण किया था उसका टेम्परेचर क्या था, ये जान लीजिए। देखिए वैसे सूर्य के टेम्परेचर की अगर बात करें उसके सेंटर में तो 15 मिलियन के आसपास में थी। क्या थी? 15 मिलियन के आसपास में। लेकिन चीन ने जो निर्माण किया था आर्टिफिशियल सन, उसमें जो है 150 मिलियन जो है टेम्परेचर था, सूर्य से 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर। इतना मतलब कि हेवी जो है सन का निर्माण कर लिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन के आधार पर ही क्या किया था चीन ने, ये सन का निर्माण किया था, आर्टिफिशियल सन का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन जो है भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे क्या है कि यूरेनियम 233 का ईंधन का उपयोग करके जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, देखिए वो भारत का क्या है कि भारत का पहला, अब विश्व का भी पहला भारत में ही निर्माण किया गया था। तो भारत प्लस जो है विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पहला जो है परमाणु रिएक्टर था, जो क्या है कि यूरेनियम 233 का यूज करके बनाया गया था। इसमें उसका नाम बताना है कि कौन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जान लीजिए, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आपको हम बता देते हैं कि दोस्त ये जो आपका आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, कामनी। कामनी का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। कामनी क्यों रखा गया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था वो कल्पक्कम मिनी में किया गया था। कामनी का मतलब होता है कल्पक्कम मिनी, कल्पक्कम मिनी, इसलिए कामनी नाम उसको रखा गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का ये, या पूरे विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर का ये जो भारत में ही निर्माण किया गया था यूरेनियम 233 का यूज करके। ठीक है, किसने निर्माण किया था ये भी जान लीजिए, बार्क ने। किसने? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सिलिका जेल डैश में रखा जाता है। सिलिका जेल को कहां रखा जाता है? देखिए ये जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि सिलिका जेल का जो है आपका कहां रखा जाता है। देखिए सिलिका जेल जो होता है वो काफी डेंजरस होता है। उसको क्या होता है कि ह्यूमन के टच में नहीं रखा जाता है, या उससे क्या होता है कि काफी दूर रखा जाता है, या कहीं ऐसे जगह रखा जाता है जहां पे ह्यूमन रिसोर्स ना हो सके। ठीक है, तो देखिए उसको क्या करते हैं, अगर इसमें से देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो दोस्त ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि टैंक के अंदर रखा जाता है। कहां? टैंक के अंदर, या तो कहीं दूर भी रखा जाता है जो ह्यूमन रिसोर्स से बाहर हो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ये स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफर लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर जो है कौन सा लगाया जाता है। तो अपने घर में जो है क्या होता है कि आप यूज करते होइएगा स्टेबलाइजर। उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि 2 तरह के स्टेबलाइजर होता है, एक तो मैनुअल होता है, एक तो ऑटो होता है। ऑटो में क्या होता है कि अपने आप जो है क्या होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। ठीक है, बढ़ा तो वो कंट्रोल कर लेगा, घटा तो भी बढ़ा कर देता है। एक लिमिट होता है, सेट कर देते होइएगा 220 वोल्ट पे, तो वहां तक के रहता है। ठीक है, एक होता है कि अप, एक होता है डाउन।
कि अप है तो भाई वोल्टेज बढ़ाना है, डाउन है तो वोल्टेज घटाना है। ठीक है, तो दो तरीके से जो है स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं। वैसे जान लीजिए कि स्टेबलाइजर जो होता है नॉर्मली वो ट्रांसफर किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, तो दोस्त वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि समस्थानिक परमाणु में क्या होता है। देखिए समस्थानिक परमाणु में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि परमाणु की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारण कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है किया जाता है। तो इसमें से देख लीजिए, जितने भी पृथ्वी है, पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी जैसे जितने भी ग्रह हैं या सेल हैं, काफी पुराना सेल है, उस सभी का जो है जान लीजिए कि आयु निर्धारण करने के लिए दोस्त यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम का। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन वही अगर कह देता कि किसी जीव के या जान लीजिए कि मरे हुए जीव जंतु के अगर आयु आकलन करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जान लीजिए कि सेल है, बहुत पुराना सेल है या पृथ्वी है या बहुत सारे ग्रह है, चट्टान है, उस सभी का आयु अगर निर्धारण करना है तो दोस्त जान लीजिए कि यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है उसमें कौन सा जो है ईंधन मतलब प्रयोग में लाते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। किसका? यूरेनियम 235 का। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। जान लीजिए कि यूरेनियम 235 के अलावा भी जो है हम लोग क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल करते हैं। किसका? यूरेनियम के अलावा प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका? प्लूटोनियम का। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कह रहा है कि एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश और एक प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होता है। तो एक अल्फा कण का आवेश कह रहा है, एक प्रोटॉन का आवेश कह रहा है। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो अल्फा कण का रेशियो, अल्फा कण और प्रोटॉन का रेशियो अगर देखा जाए तो वो 1:2 में होता है। किसका? 1:2 में। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अब वही आपको पलट देता कि प्रोटॉन पहले कर देता, अल्फा बाद में कर देता, कि कहता नहीं प्रोटॉन और अल्फा कण का जो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो पलट जाता। क्या होता है? रेशियो पलट जाता, तब ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होता। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कैसे भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वायरलेस रिसीवर सर्किट में उपयोग में लाए जाने वाले चौक क्या कहलाते हैं। तो वायरलेस रिसीवर होता है, रिसीवर जानते होइएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम ये माइक यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है कि आपका जो है ट्रांसमीटर है, और रिसीवर जो है हमारे जो है कैमरे में लगा हुआ है। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, और वो क्या कर रहा है कि रिसीव कर रहा है कैमरे में। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर हो गया, वो रिसीवर हो गया। तो रिसीवर में कहता है कि किस सर्किट का यूज किया जाता है, यही हमें जो है क्या करना है, किस सर्किट चौक का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ध्यान लीजिए कि रिसीवर जो होता है उसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो वहां पे क्या करेगा कि रिसीव करेगा। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी का, जान लीजिए। तो उच्च आवृत्ति का भी जो है उसमें लगा होता है रिसीव करने के लिए। तो दो उसमें चौक लगे होते हैं, एक तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का चौक लगा होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी का चौक लगा होता है, दो लगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ नंबर होगा। फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा चलिए, इतना क्वेश्चन जो था आपका सेट में डाला गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या कीजिए कि इसको रिवीजन कर लीजिएगा या कॉपी उपी में नोट कर लीजिएगा, तो इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि माइंड में आपका सेट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम तो करीब ही हो गया है, तो किसी भी समय आप लोगों का क्या है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। वैसे जान लीजिए कि क्या है ना कि ये चीजें रिलीज डाटा आ गया है कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो अपने अपने जोन के वेबसाइट पे जाकर के क्या कीजिएगा कि जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसे चेक कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपका फॉर्म जो है क्या नहीं है। वैसे भगवान ना करे कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट में आए, सबका एक्सेप्ट में आए, और सब अच्छी तरह से प्रिपरेशन करे और जाकर के एग्जाम दे
और जो मेहनत आप किए हैं वो मेहनत रंग लेकर के आए। ठीक है, तो दोस्त हम यही कामना करते हैं, आप लोग अच्छे तरह से मेहनत कीजिए और एकदम दोस्त रिजल्ट लेकर के आइए, क्योंकि अब की बार जो है बिल्कुल गोल्डन चांस है। साइंस कमांड रखिएगा और थोड़ा सा सब्जेक्ट वो सब भी अगर मार दीजिएगा तो रिजल्ट आसानी से गिर जाएगा, लेकिन रिजल्ट गिराने में साइंस ही सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों को निभाने वाली है, जान लीजिए ये चीजें। साइंस स्ट्रांग होगा, रिजल्ट आएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। नहीं होगा, जिसका बिक होगा दोस्त आप पीछे रह जाइएगा। इसलिए हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि दोस्त साइंस स्ट्रांग करके रखिए। ठीक है, वैसे सेट अगर पढ़ा रहे हैं, इसमें अगर क्वेश्चन देख करके आप आंसर पता लगा रहे हैं तो आप सच में तैयारी अच्छे से किए हैं और कर रहे हैं। अच्छा है दोस्त, कीजिए। अभी तो और सारे वैकेंसी आने वाली है, जरूरत ही है कि अगर किसी एक में ना हुआ तो जिंदगी यहीं स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत लंबी है और बहुत से चीजें आती जाती रहती है, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने जो खुद कई अटेम्प्ट में फेल हो गया था, उसके बाद जो है लास्ट में मुझे सिलेक्शन मिला था। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। मेरा क्या होता था कि जब भी किसी अटेम्प्ट में हम फेल हो जाते थे तो मुझे उत्साह जो होता था वो दोगुना हो जाता था और हम कस के मेहनत करना शुरू कर देते थे कि कैसे हुआ 2 नंबर 1 नंबर से कैसे मिस हुआ, थोड़ा और मेहनत करते हैं। दोस्त हम बहुत मेहनत करते थे, रात में 2 से 3 घंटे हम सोया करते हैं, बाकी खूब मेहनत किया करते थे। तो जाकर के लास्टली जो है क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ और हम भी एक अच्छे पोस्ट पे है दोस्त। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत आपका बिल्कुल रंग लाएगा। चलिए क्या कीजिए कि अब हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले दिन अगले सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।